इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 100 करोड़ के वसूली कांड के बाद महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर है। एक और लेटर बम से महाराष्ट्र सरकार में हड़कंप मच गया है। सीबीआई किसी भी वक्त पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख तक पहुंच सकती है। कोरोना के बीच महाराष्ट्र के सियासी संकट पर इंडिया टीवी ने गृह मंत्री अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सचिन वाजे के खुलासे पर अमित शाह ने क्या कहा? सीबीआई जांच से महाराष्ट्र का सच सामने आ जाएगा। सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के कोरोना संकट पर भी अमित शाह ने इंडिया टीवी से बात की है। नक्सली खतरे के खिलाफ सरकार की आगे की रणनीति क्या है? बंगाल में बीजेपी का एनालिसिस क्या है? क्या बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी? ममता के खिलाफ शाह का कॉन्फिडेंस क्यों हाई है? इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने अमित शाह से हर मुद्दे पर बात की है। सुनिए उनका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं देश के गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, जो कि बंगाल के चुनावी दौरे पे हैं। सर, आपका चाचा कार्यक्रम था, जो भीड़ थी, कैसा लग रहा था उस प्रकार की भीड़ का सड़कों पे आना? बहुत अच्छा रिस्पांस भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन को मिल रहा है। चारों जगह पे आप साथ में ही थे। शायद ही वो रोड पर घर पे कोई रहा होगा। पूरे कार्यक्रमों के दौरान जिस प्रकार का रिस्पांस था, उससे ये तय है कि मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ बंगाल में जिस दिन परिणाम घोषित होंगे, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से ऊपर बालकनी से मैंने देखा कि जगह पे लोग फूल फेंक रहे थे, वो ये बता रहा था कि आपके विरोधी जिन मसलों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम जनता के बीच वो मसले नहीं जा पा रहे हैं। नहीं, देखिए, मसले लेकर तो जनता के बीच में वो यही जाते होंगे क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दे नहीं है, परंतु जनता मुद्दे को स्वीकार नहीं कर रही है। ये किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातों के करने के अलावा अब तृणमूल कांग्रेस के पास कोई कैंपेन बाकी नहीं बचा है। 200 के जिस आंकड़े की बात आप कर रहे थे, अभी 3 फेज का जो चुनाव हो गया, उसी दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जरूर है। 3 फेज के अंदर हम लगभग 63 से 68 के बीच में सीटें जीतेंगे और आगे के फेज में भी इसी प्रकार से हमारी लीड बढ़ती जाएगी। सर, बंगाल की राजनीति में अपीजमेंट शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब देखें तो यहाँ के मुख्यमंत्री अपना गोत्र बता रही हैं, मंत्र पढ़ रही हैं। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मंदिर जाना, मंत्र पढ़ना एक बात है और वोट बैंक की राजनीति करना अलग बात है। अभी भी वो माइनॉरिटी को, मुस्लिम वोटर्स को माइक में से अपील कर रही है कि साहब एकजुट होकर मेरे साथ आइए। मैं नहीं मानता है लोकतांत्रिक तरीका है। और अब मंदिर जाने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत देर हो चुकी है। जी हाँ सर, जैसा कि आपने कहा कि पहली बार से शायद इस तरह से खुल्लम खुला हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपील कर रही है कि माइनॉरिटी वोट में डिवीजन नहीं होना चाहिए। जी, मेरे तो शायद चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है, उनको नोटिस दिया है इनके इस वक्तव्य पर। आगे आने वाले दिनों में सर, जो बीजेपी का डेवलपमेंट का एजेंडा यहाँ पे लोगों को दिया गया, आपको लगता है कि यहाँ ग्राउंड पे उसका ट्रैक्शन ठीक है? नहीं, बहुत ठीक है। देखिए, हमने ढेर सारी चीजें कही है। एजुकेशन के लिए कहा है, बंगाल की संस्कृति के बढ़ावे के लिए और उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हमने बहुत सारी बातें कही हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा की बात हमने कही है। उद्योगों के लिए भी गृह उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़ी इंडस्ट्रीज और इवन व्यक्तिगत, जिसको कह सकते हैं कि कई प्रकार के स्टार्टअप्स और बहुत सारी योजनाओं को हमने दिया है। कृषि को भी बढ़ावा देने के लिए ढेर सारी चीजें लेकर आए। इरिगेशन का बढ़ावा देना है, मछुआरों के लिए भी अच्छी एक स्कीम लेकर आए हैं। और जो अब तक निग्लेक्टेड वर्ग थे, जैसे यहाँ बहुत बड़ा तीर्थ पुरोहितों का एक वर्ग है, कीर्तनकारों का एक वर्ग है, उसको भी हमने एड्रेस करने का प्रयास किया है। और कलकत्ता को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए भी 20,000 करोड़ के फंड का हमने हमारे संकल्प पत्र के अंदर प्रावधान किया है। मैं मानता हूँ इन सब चीजों का कहीं न कहीं बंगाल के मतदाता पर बहुत अच्छा और पॉजिटिव असर हुआ है। और चूंकि मोदी जी का एक रिकॉर्ड रहा है कि जो हमारे संकल्प पत्र होते हैं, मोदी जी उसका फॉलोअप भी करते हैं और मोदी जी उसको जमीन पर ले भी जाते हैं, तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एक साख बनी है
वो साख के कारण संकल्प पत्र को और ताकत मिलती है। सर, जो पॉलिटिकल मूड है, ग्रामीण बंगाल की बात कर लें और शहरी बंगाल की बात कर लें, दोनों में कोई फर्क दिख रहा है? आज हम लोग शहरी इलाके में थे, लेकिन जबरदस्त भीड़ वहाँ भी दिख रही थी। नहीं, आज आप शहरी इलाके में भी थे, ग्रामीण इलाके में भी, दोनों जगह पे समान रिस्पांस मिल रहा है, दोनों जगह पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। मुझे लगता है जब परिणाम आएगा तो शायद मैंने जो 200 से ज्यादा वाला आंकड़ा का है वो भी कम पड़ेगा। इस प्रकार का अभी तो माहौल दिख रहा है। ये सवाल मैं सर इसलिए पूछ रहा था, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं ग्रामीण बंगाल में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन शहरी बंगाल में शायद टीएमसी अच्छा कर रहा है। नहीं, आज आप थे, मानो हावड़ा मध्य पूरा शहरी सीट है, मगर अच्छा वातावरण है। मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखता ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में वातावरण की दृष्टि से। सर, एक चीज अंडर करेंट बंगाल में वो दिख रहा है क्या इस बार, कि उसको लेके जिससे बहुत कुछ जो सर्वे लोग कर रहे हैं वो रीड नहीं कर पा रहे हो शायद? नहीं, बहुत बड़ा अंडर करंट है। देखिए, कलकत्ते के अंदर रहने वाला भी नागरिक ये चिंता में है कि घुसपैठ न रुकी तो अल्टीमेटली 10 साल के बाद कलकत्ता की भी स्थिति क्या होगी। अब सिर्फ ये घुसपैठ उत्तर बंगाल का इश्यू नहीं रही है, 24 परगना तक आ गए, हावड़ा तक आ गए। बंगाल की राजधानी कलकत्ते में भी कब पहुंचेंगे, ये सबके मन में एक सवाल खड़ा ही है। और ये अंडरकरंट जो चल रहा है कि घुसपैठ इसलिए हो रही है क्योंकि घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप से देखा जा रहा है। राजनीतिक स्वार्थ के कारण घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। और मैं मानता हूं यहाँ जिस प्रकार से तुष्टीकरण हुआ, आप दुर्गा विसर्जन करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, सरस्वती पूजा स्कूलों में बंद कर दी गई, तो एक बहुत गुस्से का माहौल है। और कुल मिलाकर कटमनी, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा, इस पर भी बड़ा गुस्सा है। और इसके सामने मोदी जी का जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए बंगाल की जनता को मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से काफी आस बंधी है। तो मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से निराशा और मोदी जी से आशा, ये हमारे विजय का मूल आधार बनने वाला है। और यही अंडरकरंट चल रहा है। सर, बंगाल में टीएमसी का जिस प्रकार से सिंडिकेट चल रहा था, हमने इंडिया टीवी पे ऑडियो क्लिप भी दिखाया था कि किस प्रकार से वो बता रहे थे कि हर एक महीने में कितने 30 करोड़ 35 करोड़ रुपया कैसे जाता था। क्या ये संभव है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बात की जानकारी ना हो और अभिषेक बनर्जी का इतना ज्यादा नाम आ रहा हो? देखिए, जानकारी नहीं है तो बहुत गंभीर बात है। फिर तो कैपेसिटी के सवाल खड़े होते हैं, और जानकारी है तो निष्ठा के सवाल खड़े होते हैं। दोनों केस में आप योग्य व्यक्ति नहीं हो। इसी प्रकार का सिंडिकेट सर उन दलों की सरकार में भी आया जिसमें ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी थी कई दलों को सहयोग के लिए। महाराष्ट्र की बात, आज वहां पे फिर से एक आया है चिट्ठी की किस प्रकार से मंत्री उगाही के लिए दबाव डालते थे। नहीं, चले, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, अरे हाई कोर्ट ने, और सीबीआई को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दी है। देखिए इंक्वायरी में क्या आता है। सर, आखिरी 2-3 सवाल। नक्सलवाद को लेकर आपने बताया कि ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी, जैसे 370 के मामले में हमने देखा कि जो आप चाहते थे वैसा हुआ। सीए को लेकर बहुत सारे कठोर फैसले के लिए आप जाने जाते रहे। क्या ये माना जाए कि नक्सलवाद भी आगे आने वाले दिनों में अपनी अंतिम सांसें गिनेगा? नहीं, काफी सारा तो क्लियर हो ही चुका है। ढेर सारे जिले कम हो गए, कुछ तो राज्य के भी पूरे बाहर आ गए। अब ये जो ट्रायंगल है उड़ीसा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का, ये कुछ 9-10 जिलों में एक सेंट्रलाइज होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि हम कुछ समय के अंतराल में इस पर भी काबू कर लेंगे। अभी जो मौजूदा हमला हुआ था उसके बाद उन लोगों ने चिट्ठी भी लिखी थी। पहले की तुलना में देखें तो अभी हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिहाज से क्या बड़ा एक फर्क आया? नहीं, मनोबल सुरक्षा बलों का बहुत अच्छा है। मैं वहां गया था, जो लड़के लड़कर आए बहादुरी से लड़े, इनके साथ ही मैंने भोजन भी किया, उनके साथ बैठा था। मनोबल में कोई गिरावट नहीं है। सर, आप लोग बताते हैं बार बार इस बात को कि डबल इंजन की सरकार रहे तो डेवलपमेंट ज़्यादा तेजी से होता है। कोरोना के केसेस को देखें तो जो टॉप 3 खराब केस हैं, महाराष्ट्र की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, वहाँ पे डबल इंजन की सरकार नहीं है। क्या वहाँ पे राज्य सरकारों से हैंडलिंग खराब हो रही है जिसके चलते केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, कोरोना को इस दृष्टि से नहीं दिखना चाहिए। मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में सभी राज्यों ने ठीक प्रयास किया है और अच्छे से लड़ा है। मगर ये बीमारी ही इस प्रकार की है जिसके फैलने पर किसी का कंट्रोल नहीं है। इसको एक अलग दृष्टि से देखना चाहिए। और मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस भी सभी मुख्यमंत्रियों से रखा है और
उसके लिए सभी से चर्चा विचार कर नई रणनीति भी सोची जा सकती है। आखिर में एक सवाल, 2 मई की बात कर रहे हैं तो वो नतीजे बंगाल के लिए, देश के लिए किस प्रकार से खास होंगे? बंगाल के नतीजे, देखिए, बंगाल के चुनाव के नतीजे बंगाल के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और बंगाल में 1977 से जो एक प्रकार से अकर्मण्यता का वातावरण है डेवलपमेंट को लेकर, उसमें बहुत सकारात्मक बदलाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद होगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, सरहद की सुरक्षा की दृष्टि से भी बंगाल बहुत अच्छे तरीके से नई सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी वो बंगाल को सुरक्षित भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ देश के गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी। ये बता रहे थे कि आगे आने वाले दिनों में बीजेपी का अभियान कैसे बढ़ेगा और 2 मई के नतीजे कैसे होंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, कोलकाता। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।